आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह राज्य व्यवस्था जो आपकी घटना चक्र से संबंधित है, इसे लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से करते हैं। यदि हम इस सीरीज को पूरी कर लेते हैं तो किसी भी हालत में कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। देखिए, इसमें जो क्या क्या बताया जाएगा, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित और विधान परिषद से संबंधित, विधानसभा से संबंधित, उनकी सारी व्याख्या यहाँ पे की जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें अनुक्रमणिका है, जो विषय है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया जाएगा, उद्देशिका के बारे में है, अनुसूचियों के बारे में है, मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में है, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सीएजी और उपराष्ट्रपति के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, वरीयता क्रम के बारे में, संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राज्य कार्यपालिका, विधायिका और मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बारे में सब कुछ इसमें दे रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें करंट के साथ दिया है। इसलिए यदि आप इस सारी घटना चक्र, इस विधान जो सभा है, राष्ट्रपति है, राज्य विधानमंडल है, अर्थात इस पूरी राज्य व्यवस्था को आप पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो एक भी प्रश्न आपसे बचने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आइए देखते हैं इसको, और इससे संबंधित और भी जितने प्रश्न हो सकते हैं उन्हें हम क्लियर कराएंगे। आइए देखते हैं कंपनी के शासन अधीन अधिनियम। क्या अधिनियम है? रेगुलेटिंग एक्ट है, जो 1773 का है। क्या है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन इसको दूर करने का इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान देना है। बहुत ही संक्षेप में ये नोट्स है एक तरीके का। प्रावधान इसमें क्या थे? मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी थी, इन प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन लाना था। और बंगाल के गवर्नर के बारे में क्या है? बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। और आपको यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि जब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उस समय इसके अंतर्गत, कलकत्ता के अंतर्गत, मतलब कौन कौन शामिल थे? बंगाल शामिल था, और आपका बिहार शामिल था, और आपका उड़ीसा शामिल था। ये आपको ध्यान देना है। और जो न्यायालय बना, उस न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे, ये आपको ध्यान देना। अन्य जो न्यायाधीश थे वो चैम्बर थे, कई बार मैंने बताया है, चैम्बर थे, लिमेस्टर थे, हाइड थे, ये अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर चार थे। ये आपको ध्यान देना है। और भारत के सचिव के पूर्व की अनुपस्थिति पर ही गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद यानी चार सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था, मिल गया था। अब क्या हुआ? अब बंगाल के गवर्नर को तीनों जो प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के द्वारा और क्या हुआ? बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स थे। ये आपको ध्यान देना है। इस एक्ट के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार और भारतीय लोगों से जो उपहार थे, रिश्वत थे, या और तरीके से लेने के जो मद कमाने के तरीके थे उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। और क्या था इसमें? इसमें और ये महत्वपूर्ण था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो अधिकार पत्र था
उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने की जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, ये भी इसके अंतर्गत था। और सॉरी, ये 1813 के अंतर्गत था। 20 वर्ष के बढ़ाने के लिए 1813 के अंतर्गत था। इसके अंतर्गत जो क्या था, इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत इसमें दो महत्वपूर्ण कारक थे। पहला क्या था? पहला पहला आपको यह ध्यान देना है कि भारत में जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसमें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बात तो ये है, इसमें ये कहा गया। और क्या था दूसरा, इसमें जो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को करने में पूरा नियंत्रण मिल गया। पूरा नियंत्रण, जिसे हम पूर्ण नियंत्रण कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्य संख्या थी उसे 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, ये इसमें किया गया। साथ ही मद्रास बंबई की सरकारों को पूरी तरीके से बंगाल के अधीन कर दिया गया, ये आपको ध्यान देना है, बंगाल के अधीन कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपको 1786 अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। किसके अंतर्गत? 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें कीवर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आइए, अगला है चार्टर एक्ट 1813। अब ये क्या है? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, मगर चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसे उसे लगातार चालू रखा गया। और मैं यही बता रहा था कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र को ये 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये समाप्त कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी। प्रथम बार इसमें क्या हुआ? शिक्षा पर खर्च हुआ, कितना हुआ? 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? आपका उत्तर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। और क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की जो संवैधानिक पृष्ठभूमि थी, संवैधानिक स्थिति थी, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ये आपको ध्यान देना है, परिभाषित किया गया, उसकी परिभाषा गढ़ी गई, उस परिभाषा के द्वारा समझाया गया, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे क्या है? चार्टर एक्ट 1833 बहुत ही प्रसिद्ध। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कम सब कर दिए गए, मतलब चीन वाला भी, चाय वाला भी, ये भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल अब राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल था और मैकाले प्रथम विधि सदस्य था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया, ये आपको ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत क्या था? और भी इसके अंतर्गत थे जो आपका 1833 में थे। 1833 में जो भारतीय कानूनों का जो वर्गीकरण किया गया था, वे इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो लॉर्ड मैकाले ने की थी। और क्या था? इस एक्ट के तहत सिविल सेवक जो होते थे उनकी खुली प्रतियोगिता, मतलब सिविल सर्विस वालों की खुली जो प्रतियोगिता थी उसको कराने का प्रावधान इसी एक्ट के तहत किया गया। और इस एक्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, केवल जाति या वंश या रंग या जन्म स्थान, इसके आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए जिसके लिए वो योग्य हो, वंचित नहीं किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया इसी एक्ट के तहत।
ये ध्यान रखना। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए ये पहला कदम था, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अब है 1853 का अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या था? नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन प्रारंभ किया गया। एक निश्चित थी, सरकार द्वारा देय होगा। धन जो था वो कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या कितनी? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य कौन से थे? क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। ये आपको ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत और क्या हो सकता है जो आपके कुछ महत्वपूर्ण 1853 के अंतर्गत मैं बताऊं। इसमें एक बात और है कि इसके अंतर्गत जो 6 सदस्य थे वो विधायी और प्रशासन के कार्य को अलग किया गया। यानी विधायी का प्रशासन और मतलब प्रशासनिक कार्य, ये दोनों अलग अलग किए कर दिए गए। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हुआ? इसके अंतर्गत जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 6 नए सदस्यों की 6 नए सदस्य थे, उनकी वृद्धि की गई। ये आपको ध्यान देना है। और उसमें विधान परिषद में जब कुल सदस्यों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? फिर 12 हो गई, जब 6 की वृद्धि कर दी, क्योंकि 6 पहले से थे। 6 नए सदस्यों में बंगाल के जो मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के एक एक लिए गए। यानी कहाँ से लिए गए? यानी कलकत्ता से लिए गए। ये आपको ध्यान देना है। और आपका बंगाल, बंगाल से लिए गए। आपका एक मद्रास से, फिर बंबई से और आगरा से एक एक लिया गया। और आपको इसमें क्या नया हुआ? जो संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। परिषद में आगे चलकर क्या कहा गया? उसी को लघु संसद कहा गया। लघु संसद, ये आपको ध्यान देना है। ये भी इसमें प्रश्न आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब है भारत सरकार अधिनियम 1858, बहुत प्रसिद्ध। इसके अंतर्गत क्या है देखिए। भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। भारतीय राज्य जो सचिव था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। समस्त अधिकार जो थे वो भारत राज्य सचिव को प्रदत्त किए गए, प्रदान किए गए। भारत के गवर्नर जनरल का जो नया नाम था वो अब वायसराय हो गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का जो ताज था वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। ये आपको ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत और क्या था? इसके अंतर्गत जो 1858 थे, एक और था। इस अधिनियम के तहत ये भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों। 10 वर्ष तक ये किया गया। और अधिक से अधिक 10 वर्ष हो भी गए हों उन्हें। और क्या हुआ था? जो भारत के गवर्नर जनरल, उसे वायरस की उपाधि तो दी गई, क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व भी दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग था। ये भी 1858 की घटना है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या था? भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य थे। ये आपको ध्यान देना है। जिसमें एक भारत सचिव को जो वेतन मिलता था वो भारतीय राजस्व से मिलता था। भारतीय राजस्व से, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के शासनाधीन जो नियम है उसके अंतर्गत आप 1861 देखते हैं। 1861 में क्या है? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम जो अवधि थी वो 6 माह थी। वायसराय की अवधि को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली का मालिक था। वायसराय की कार्य परिषद का विस्तार किया गया और मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार दिया गया। अपने लिए कानून बनाने का संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या है? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने की अधिकार दिया गया, यानी शक्ति दी गई। उसमें बहस की जाती थी, ये शक्ति प्राप्त हो गई। सार्वजनिक जो हित थे उनके मामले में विधानमंडल के सदस्य को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर
प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो गया। ये आपको ध्यान देना है। तो चलो ये एक 1909 का देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1909। अन्य नाम इसका क्या था? इसका जो अन्य नाम था वो मिंटे मार्लो सुधार कहते थे 1909 को। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई इसके अंतर्गत। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार हो गया। बहस तो उसमें हुई और मत इसमें दिया गया। और क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रतिष्ठित कथन क्या है? गांधी जी ने क्या कहा? ईस्ट एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा? ये सुधार प्रजातंत्रवाद है और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये 1909 की घटना है। और 1909 में क्या क्या है, थोड़ा सा अगर विचार आपको करा जाए तो 1909 में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें जो है वो भारत के प्रथम विधि सदस्य थे। ये प्रश्न कई बार आया। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये भी 1909 की घटना है। और आपको लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन जो माले थे, उन्हें भारत के राज्य सचिव नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, अगर ये आपको सीरीज पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए जुड़े हैं वो बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आप कमेंट भी कीजिए, फीडबैक भी दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।